अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं अली अजवद और दी अली अजवद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो अपनी सेहतों के बेहतरीन हालात में मौजूद होंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज जो है मैंने एक डिफरेंट मौजू कवर करने की सोचा मैंने कि आज एक डिफरेंट जो है वो हम मौजू को छेड़ें, डिफरेंट मौजू पे बात करें, डिफरेंट जो हमारा एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट इस पर हम गुफ्तगू करें, क्योंकि आजकल अब देखते हैं नौजवानों में अगर हम बात करें, जो हमारी यूथ है ख़ासकर उनमें डिप्रेशन का मसला जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और डिप्रेशन की वजह से उनको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर, जिस तरह आप एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन की वजह से जो है उनको कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिससे उनकी लाइफ में जो है डिस्टर्बेंस आती है या उनकी लाइफ में एक ब्लॉकेज हो जाती है या लाइफ में बैरियर्स आते हैं और वो डिफरेंट फिर डिप्रेशन की बेस पे वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स इख्तियार कर लेती है, जिस तरह वो मेंटली तौर पे थोड़े से आपको मसाइल होते हैं। और उसमें अगर हम एक आपको जेन्युइन बात बताऊं कि जिस तरह दिल का मसला हो जाए तो उसका भी इलाज होता है, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए उसकी भी इलाज होता है, हेडेक हो जाए उसका इलाज होता है, आपको कोई और कहीं दर्द है, आपको कोई मसला है, कोई नज़ला जुकाम है तो उसका इलाज होता है। तो वाई नॉट दिस, अगर आपको कोई दिमागी तौर पे कोई मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसका इलाज क्यों नहीं हो सकता। ये बात हमने आज डिस्कस लाजमी तौर पर करनी है। मेरे साथ जो डॉक्टर असलम साहब मौजूद, साइकोलॉजिस्ट हैं जी, इनको वेलकम कहता हूँ शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो, आपने मुझे शो में टाइम दिया। सर सबसे पहले मैं उस कड़ी की तरफ, क्योंकि हमने शुरू करना है ना प्रोग्राम का, उस तरफ मैं आऊँगा। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपको पता है क्या डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता है कि डिप्रेशन का जो मसला है नौजवानों को, जिस तरह आजकल पैनिक अटैक्स भी हो रहे हैं, एनजाइटी अटैक्स, और फिर ना बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्बेंस होती है, उनके कामों में रुकावट आती है एंजाइटी की वजह से, और एंजाइटी भी डिफरेंट आगे शक्लें इख्तियार कर लेती है जो बीमारी होती है। तो ये सबसे पहले आप बताइए कि डिप्रेशन जो है आजकल, इसकी रूट काज, अगर हम इसकी रूट कॉज की बात करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन की तरफ हमें लेके जा रही हैं एज अ यूथ। मेरे ख्याल है एज अ यूथ देखा जाए तो उसमें यूथ में एक मसला ये रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा जो आजकल एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल है, जो मोबाइल का यूज़ है, ठीक है, एक अच्छा। ये बहुत बड़ी काज बन रही है लोगों में। ये भी एक वजह बनती है। तीसरे नंबर पर जो जॉब्स के हालात हैं उसकी वजह से परेशानियां बनती हैं। चौथी बड़ी बात जो है, विद इन फैमिलीज जो हैं कन्फ्लिक्ट्स वगैरह, ये बहुत कॉमन एक रीज़न है। और पांचवी, जब ये फैमिलीज़ में लोग परेशान होते हैं तो इसकी वजह से अगला एक और मसला बनता है लोगों को कोप करने में। तो लोग एक नेगेटिव तरीका ढूंढ लेते हैं उसमें, जैसे नशे वगैरह का या कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो सहारा ढूंढते हैं। यस, तो वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आगे प्रॉब्लम्स फैलते जाते हैं, उनके बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से वो। अच्छा, आज नाज़रीन के लिए भी बता दें, हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो है ना डिस्कस करने वाले हैं, जो लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम जिसकी वजह से फेस करनी पड़ रही है, चैलेंजेस भी आ रहे हैं लाइफ में। दरअसल डॉक्टर साहब से पूछने का मकसद ये है कि डिसऑर्डर बेसिकली है क्या और उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आपकी लाइफ पे। तो सर एक सिंड्रोम है, या उसको आप सिंड्रोम कह लें या डिसऑर्डर कह लें या जिस तरह भी, क्योंकि मैं आप उसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो आपने हमें बताना है। OCD जी, इसको आपने एक तो प्रोनाउंस भी करना है नाज़रीन के लिए, और दूसरा बताना है कि OCD बेसिकली क्या है, कि क्या बला का नाम है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बेसिकली ये कामों में रुकावट डालती है, ब्लॉकेज आती है, लोग डिस्टर्ब रहते हैं। काफ़ी लोग डिस्कशन भी करते हैं इसके बारे में, इवन मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने भी फैसला किया कि आज नाज़रीन के लिए कर ही दें प्रोग्राम। तो आप जरा इसको डिस्क्राइब करें, OCD को प्रोनाउंस कैसे करते हैं और ये किस बला का नाम। OCD बेसिकली इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। ऑब्सेसिव से मुराद क्या है कि जब किसी चीज़ के बारे में भी इंसान के जहन में सोचें आनी शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली आती है। अच्छा। इंसान चाहता नहीं कि उसके जहन में वो थाट्स आएँ, और वो थाट्स बार बार रिपीट होती हैं और आपकी ज़िंदगी में मदाखलत करने लग जाती है, कामों में रुकावट बनती है, समाजी ज़िंदगी है या काम काज की ज़िंदगी है, उसमें प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है ये ऐसी सोचें आती हैं जो जिनका ज़िंदगी में कोई कारआमद नहीं है, गैर मुफीद सोचें हैं और आपको ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। इसका दूसरा हिस्सा है, उसको बोलते हैं कंपल्शन वगैरह, जबरी फ़ाल वगैरह, जो सोचों से छुटकारा हासिल करने के लिए लोग
देते हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी को ये थॉट्स आने लग गए कि हाथ उसके नापाक हो गए, अच्छा, गंदे हो गए हैं, तो लोग उस ख्याल को ख़त्म करने के लिए और उसके नतीजे में जो घबराहट पैदा होती है उसको बेहतर करने के लिए बार बार सफाइयाँ करते हैं, हाथ अच्छा। ज़्यादा धोना शुरू कर ठीक है। देते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह ये चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर देती है। देखने में ये छोटी एक प्रॉब्लम है, लेकिन ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ये डैमेज कर देती है। उसके साथ फैमिली बड़ी, अच्छा, उसके उसमें रिलेशनशिप बड़े इसमें डैमेज होते हैं। अच्छा। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा अच्छा सर, करती मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह हाथों का बार बार धोना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, जी क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा, इवन ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे बार बार हाथों का धोना, यानी ऐसा ऐसा एहसास होना जी कि यार ये चीज़ जैसे यहाँ पे भी हाथ लगा है तो शायद गंदी है, कोई डर्ट है यहाँ पे, फिर उसको जा जाके ना बार बार धोना, और उसके बाद जब वापस आना तो फिर यकीन भी ना आना कि मैंने हाथ धोया कि नहीं, जी। उसको दोबारा करना, रेपिटेशन, हाथों का बार बार धोना। तो उसमें ये वजह क्या है इसकी, क्योंकि आपको क्या चीज़ ऐसी अंदर से ट्रिगर करती है जो आपको जहन में आता है कि भाई अब मैंने हाथ दोबारा वॉश करने हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं साफ सुथरा नहीं है, फिर आप दोबारा वॉश करते हो? असल में इसमें बेसिकली ये होता है कि जब ये प्रॉब्लम बन जाता है ना, फिर बंदे को डाउट्स बहुत होते हैं इसमें। अच्छा। कि चीज़ कोई लगी भी नहीं है तो तब भी महसूस होने लग जाता है कि उसको फील होता है कि ऐसा हो गया। फिर उसकी वजह से लोग अपने आप को क्लियर करने के लिए बार बार सफाइयाँ करते हैं या उन चीज़ों में टाइम ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए, यस तसल्ली दिलाते हैं। हाँ, थॉट्स को क्लियर करते अच्छा। रहते हैं उनको। जैसे लेट्स सपोज मैंने पहले एग्जांपल दी, किसी को ये डाउट आता है कोई हाथ लग गया किसी चीज़ के साथ, जैसे कुर्सी तो वो टच की है, ऑब्सेशन है, ये ऑब्सेशन है। और कंपल्शन ये है कि हम उसको फिर कोई बिहेवियर कर रहे हैं, जिस तरह बार बार हाथ धो रहे हैं, वो उसमें कंपल्शन है, इसको वो सेटिस्फाई करने के लिए, थॉट करने के लिए। तो वो उसकी रीज़न ये बन जाती है कि पीछे जब थॉट्स उनको प्रेशराइज करती है, बंदे का ब्रेन उस वक्त तक अपसेट करता रहता है, एंजाइटी पैदा होती है, खौफ अच्छा। होता है, जिसको क्लियर करने के लिए फिर लोग सफाई करते हैं। जिस तरह से उनका माइंड सेटिस्फाइड होता है उसी तरह से फिर उसको बार बार वॉश करके, या जितनी दफ़ा उसको वॉश करके सुकून होता है, तसल्ली मिलती है, तो फिर उस तरह से ही करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल जो डिप्रेशन नौजवानों को, जिस तरह आपने पहले बताया रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा नौजवानों को मसले आ रहे हैं, जिस तरह आप लोग को कोई मतलब कोई आप प्यार में पड़ गए, मोहब्बत में पड़ गए, उसके बाद रिलेशनशिप लेट से नाकाम हो गया, फेलियर हो गया, या आपको रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा, उस बेस की वजह से भी डिप्रेशन में आके बंदा इस तरह की सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओसीडी के? देखिए स्टार्ट जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि इसकी कई वजूहात हो सकती है। जैसे एक ये हिस्सा भी हो सकता है रिलेशनशिप, अगर वो डिस्टर्बेंस है तो, या कोई और आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा स्ट्रेस आ गया है, कोई ट्रॉमा बन गया, तो उसकी वजह से भी ये ओसीडी डेवलप हो सकता है। यानी आप समझते हैं कि लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपसे सहा ना जा रहा हो, आपसे रहा ना जा रहा हो, फिर वो ट्रिगर कर सकती है ओसीडी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। डिप्रेशन तो बेसिकली स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये और शक्लें भी इख्तियार कर लेते हैं, जैसे ओसीडी बन गई है, या पैनिक अटैक्स आने लग गए हैं, या कोई और प्रॉब्लम उससे डेवलप हो गया। सर अब ओसीडी में जिस तरह डिफरेंट काइंड्स होती हैं, हमने जिस तरह पहले आपने हाथ धोने वाली तो हमने बात की जी, इसके अलावा और किस किस्म की ओसीडी हो सकती है, जिस तरह कुछ और भी इसमें टर्म्स आती हैं? ओसीडी की कई टाइप्स हैं इसमें, जैसे ये कंटेमिनेशन है, गंदगी गंदगी का एक जो जरासीमों का महसूस होता रहता है। फिर इसके अलावा रिलीजियस ओसीडी है, मज़हब के बारे में गुस्ताखाना ख्यालात आने शुरू हो जाते लोग, जिसमें गिल्ट और शेम का आंसर बहुत ज़्यादा, बाद में फिर गिल्ट महसूस करते हैं। यस, तो ज़ाहिर सी बात है, बंदे को लगता है कि वो, कई लोगों को ये फील होता है कि वो इसकी उनको सज़ा मिलेगी, उनका गुनाह हो रहा है, उनको लगता है कि ये वो खुद सोच रहे हैं। अच्छा, असल में वो नहीं सोच रहे, उनका दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा है। यस, थॉट्स तो बेसिकली ऑटोमेटिक होती हैं। बीमारी में आपको पता है कि ब्रेन बंदे का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जो उससे बिला वजह फजूल सोचे आती रहती हैं। फिर इसी तरह इसमें डेंजर के ऑब्सेशंस होते हैं, खतरे के, बीमारियों के, हादसे वगैरह के, या इसके अलावा जो है सेक्सुअल ओसीडी भी है, जिनसी तौर पर लोगों को ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह ये मुख्तलिफ टाइप की है ओसीडी। अच्छा, जेनेटिक्स एक तो इस तरह भी होता है ना कि जेनेटिकल भी बाज़ लोगों को होती है। अच्छा, बाज़ लोग अगर ऐसे हैं जिनकी फैमिली में ओसीडी नहीं है, ठीक है, तो उनको फिर वजह डिप्रेशन भी हो सकती है कि डिप्रेशन की वजह से उनको ओसीडी हो गई। देखिए डिप्रेशन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है, तो वो लीड कर सकती है इस तरह? ठीक, लीड कर सकती है। बेसिक तो पीछे जो है ना, स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल है बेसिकली, जो स्ट्रेस काज बनता है वो ओसीडी की वजह भी हो सकती है, डिप्रेशन की भी हो सकती है, या पैनिक अटैक्स की भी हो सकती है। तो जेनेटिक तो एक वजह है, काज है,
जैसे फैमिली में चलती है चीज़ें, रन कर रही हैं, ठीक है। बीमारी जैसे फैमिली में अगर किसी को है तो वो आगे चांस उसके ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि ये जेनेटिक काज बन गई। अगर फैमिली में ना हो तो अगर किसी को नहीं है, अगर उसके बावजूद भी किसी को हो गया ये तो मसला, डिप्रेशन हो सकता है। तो नहीं, उसकी वजह ये हो सकती है कि कोई उसको डेली लाइफ में जैसे हम स्ट्रेस फेस करते हैं, वो स्ट्रेस, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कोई एनवायरनमेंट बहुत टाइट है, या कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप है, या एग्जाम्स का प्रेशर है, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई जॉब का एग्जाम मसला है, कुछ और मसला है, या आपके जो सैलरीज आने में रुकावट है, या कोई भी चीज़, कैन बी एनीथिंग जो आपको फील होता है। जो स्ट्रेस जब कांस्टेंट चलता है, वो थोड़ा लंबा अरसा चल जाए, या आपको मसलसल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस तरह के फेस करने पड़ जाएं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह हमने थोड़ा सा इसके इलाज की तरफ भी आते हैं और फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कैसा लगता है लोगों को, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये कहते हैं कि आपसे बात करना चाहता हूँ कि ओसीडी जो है, क्योंकि ओबियसली जब कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी होता है। हर प्रॉब्लम आती है शायद इसीलिए कि सोल्यूशन होता है। तो ओसीडी का अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट बताएं तो उसका क्या सोल्यूशन अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, बेस्ट पॉसिबल? मेरे ख्याल है इस वक्त बहुत अच्छा इलाज इसका मौजूद है, लेकिन इसमें इलाज में 2-3 रुकावटें हैं जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इलाज में हम फेस करते हैं। अच्छा। उसमें ये है कि एक तो लोग इस बीमारी को छुपाते रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, फिर उसको फैमिली लेके आती है या लोग कंसल्ट करते हैं। एक वजह तो ये भी है। एक वो स्टिग्मा की वजह से डरते रहते लोग, क्या कहेंगे कि ये साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, इसको कोई ज़हनी मसला बन गया, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। फिर तीसरे नंबर पे ओसीडी में जो बड़ा एक मुश्किल मरहला है, वो लोगों को होमवर्क करने में, प्रैक्टिस करने में घर में वो मसला आता है, जिसकी वजह से लोग जो थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें जारी रखनी ज़्यादा आसान लगती हैं बजाय कि वो चीज़ें कंट्रोल करनी, छोड़नी, ठीक है। तो इसमें इलाज बेहतरीन है। इसमें 2 तरह के इलाज हैं, कि दवाइयों के ज़रिए जो साइकियाट्रिस्ट करता है, और दूसरा इलाज जो है वो साइकोलॉजिस्ट करता है, जो थेरेपी के ज़रिए करता है, ठीक है। जिसमें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें बेस्ट थेरेपी है, जिसमें एक एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का तरीका जो बेहतरीन तरीका है, जिसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा इसको सक्सेसफुली डील कर सकते हैं। एक्सप्लेन भी कर दें ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स। बेसिकली एक्सपोजर जो है वो उसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप लोगों को जिन चीज़ों में वहम होते हैं, ख्याल आते हैं, वो कंट्रोल करना सिखाते हैं। अच्छा। कि जैसे अगर उनको पहले तो साइको एजुकेट किया जाता है बीमारी के बारे में, कि ओसीडी बेसिकली प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है जो हम कर रहे हैं, और ये एक्सेसिव है, ज़्यादा हैं, जो नॉर्मल रूटीन से हटके हैं। अक्सर लोग जो ओसीडी में ये करते हैं कि जो ख्यालात आते हैं उनको कवर करने के लिए बीमारी का दूसरा हिस्सा वो कर रहे होते हैं, उससे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अच्छा। जैसे लेट्स सपोज कोई ऑब्सेशन आया, किसी चीज़ में सोच आ गई गंदगी नापाकी की, तो उसको क्लियर करने के लिए वो बार बार सफाई करते हैं। सफाई करने से ये वक्ती तौर पर ये हो जाता है कि उनको थोड़ा सा वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन उससे क्या होता है, उनकी सोचें मज़ीद बढ़ती, आहिस्ता आहिस्ता ये ओसीडी ग्रो करती और चीज़ों में भी फैलना शुरू हो जाती। तो उनको सिखाया जाता है कि एक्सपोजर के तरीके में आपने चीज़ें फेस करनी। जैसे लेट्स सपोज आप चीज़ों को टच करें, जब आपको ख्यालात आएँ तो तब आपने फिर हैंड वॉश नहीं करना, सफाइयाँ नहीं करनी। अच्छा। उससे वक्ती तौर पर थोड़ी एंजाइटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती है। उससे ये होता है कि फिर आपके थाट्स भी उसमें ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी डॉक्टर साहब आप ये भी कह रहे हैं कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है, आप उसमें आओगे जान के, तो फिर वो चीज़ आपका डर फेस करना पड़ता है। अच्छा, फेस कर, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो बाकी सर इसका एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि आजकल आप सोसाइटी में देखें, जब हम ब्रिटेन में जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे ना बड़ा एक कैजुअल सा माहौल है कि काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो लोग आपके ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि यार ये तो पागल है या इस तरह है, बड़े सख्त वर्ड्स, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हम वेस्ट में अगर जाके देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर एक बिजनेसमैन जो है वो भी वहाँ पे जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, इसको उन्होंने एज अ काउंसलर जाता है, एज अ अपनी काउंसलिंग करता है, अपनी थेरेपी कराता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं ये क्यों इस तरह, हमारे इवन जो फैमिलीज के लोग होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो बड़ा इसको कहते हैं कि भाई वो तो साइकोलॉजिस्ट के पास गया हुआ। ये क्या असल मेरा ख्याल है, जो मुझे अभी तक समझ आ रही है अपने एक्सपीरियंस में, लोगों को
एक तो अवेयरनेस नहीं है, अच्छा और इन बीमारियों को लोग हर बीमारी को एक जैसी बीमारी समझते हैं। अच्छा। जैसे ओसीडी है, एंजाइटी की एक टाइप है, इसमें वसवसे आते लोग अदरवाइज नॉर्मल रहते हैं, उनको अच्छा। कुछ चीज़ों में ये ऑब्सेशंस तंग करने लग जाते हैं। जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें लोगों को जो है वो समझ लेंगे उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने ख्यालों में रहना शुरू कर देते हैं। ओसीडी उस तरह की नहीं, लोगों को पता होता है कि उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन एक वजह बनती है कि फैमिली के अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो उनको सही तरह से डील नहीं कर पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते, और किसी जो है वो किसी थेरेपिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाते, और उनका यही ख्याल होता है कि ये बंदा जो है ना वो जो है अपनी आदतें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, और वो एज अ डिजीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक तो ये भी वजह है, और दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान में थोड़े कल्चरल जो इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। और लेकिन वैसे अब थोड़ा सा देखा जाए तो वक्त के साथ अवेयरनेस बेहतरी आ रही है, शहरों में ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। अच्छा, बेहतर है। लोग साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं, और जो करते हैं वो अगर जो कोई ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको फॉलो करता है, तो बेहतर हो जाते हैं लोग इसमें। अच्छा, एक चीज़ और, जो अगर कोई पर्सन है, कोई मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए अगर वो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी वर्क रूटीन कर सकते हैं, मतलब जिस तरह काम काज उसी तरह जारी रख सकते हैं, और इवन अपना जो जिस तरह शादी के मामला तो होते हैं, आगे जनरेशन चलाना और सारा मामला, इस वाले से भी थोड़ा सा बताइए। ओसीडी जो है बेसिकली तकरीबन लोग काम काज कर रहे होते हैं, नॉर्मल है, ये कोई इस तरह का प्रॉब्लम, लेकिन उनमें ये होता है कि उनका जहाँ जैसे लेट्स सपोज कोई काम करना, उसमें उसको ज़्यादा देर लग सकती है, अच्छा, ऑफ की वजह से या इन ऑब्सेशंस के नतीजे में, अदरवाइज तो लोग। और अगर वो उनकी शादी वो कर सकते हैं ओसीडी, जिनको शादी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू, लोग इसको ज़्यादा। अच्छा, बाकी सर आगे अगर हम चलें तो अब ना एक और चीज़ है जो कि बड़ी अहम है, जिस तरह हमने तो इसके इलाज की तरफ भी आ गए, हमने ये भी स्टिग्मा के ऊपर भी बात की, जो सोशल आजकल लाइफ में चल रहा है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, जैसे लोग बड़ा इसको अजीब नज़र से देखते हैं। अभी बेहतर आपने क्या हो रहा है, इंशाल्लाह और भी बेहतर होगा। आगे अब मज़ीद बात करते हैं कि जो रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी, तो क्या रूहानियत जो है अल्लाह ताला के करीब होने से या अपने रिलेटिव्स के करीब होने से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ये भी है कि अगर आप माँ को खुश होकर देखते हो तो वो भी रूहानियत के करीब आपको चीज़ लेके जाती है, जो मैंने स्टडी किया। तो क्या जो रूहानियत है वो भी उससे भी ओसीडी ठीक हो सकती है? देखें, हमारा जो रिलीजियस जो सारा सिलसिला है, अगर आप देखें हदीसें पढ़ें वसवसों के ऊपर, तो बहुत सारा इलाज तो उसके अंदर ही मौजूद है। जैसे एक बुखारी शरीफ की हदीस है, उसका मफ़हूम बता रहा हूँ। उसमें बताया गया है कि अगर कोई वसवसों को, जो अगर कोई गुस्ताखी वाले अल्फाज हैं, अगर उनको ज़ुबान से अदा ना करे, उस पर अमल ना करे, तो कोई गुनाह नहीं, कोई मुआवजा नहीं उसका। यानी आप इसको, और जो चीज़ मैं बेसिकली लाना चाह रहा हूँ आपके थ्रू इधर लोगों को बताना चाह रहा हूँ, काउंसलिंग करवाना तो इज़ अ बिग थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल इसकी काउंसलिंग कराएं, बल्कि डॉक्टर असलम साहब इसकी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर रहे हैं, इनके पास भी आप आइए। और जो दूसरी चीज़ सर, मैं जो मेन चीज़ करना चाहिए, काउंसलिंग तो चलेगी साथ, लेकिन साथ साथ आप अल्लाह के अगर करीब हो जाओ, उसमें भी ज़्यादा बेहतरी है। तो डेफिनेटली देखें, हमारा जो बिलीव है कि सब कुछ तो अल्लाह की ज़ात नहीं करता, ठीक है, इलाज भी उसी की रहमत से ही है सारा, तो इलाज भी अल्लाह ताला की एक दी हुई चीज़ है। जो लोग देखें ना, अब जब कई जैसे लेट्स सपोज किसी को रिलीजियस ओसीडी हो गई है, तो जो दीन के बारे में गलत ख्यालात आने शुरू हो गए, दीन ही एक इलाज प्रोवाइड कर रहा है हदीसों के ज़रिए, आयात के ज़रिए, कि वहाँ पे बहुत सारा इलाज है। जो चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं, उनकी तशरीह अगर पढ़ें, जो तफसीर है, तो उसमें लिखा होगा कि सोचों पे गौर नहीं करें, इनका जवाब ना दें, जिससे मेंटल रिचुअल्स जैसे रिलीजियस ओसीडी में लोग करते हैं, उस सोचों को क्लियर करने पे बार बार उसको तसल्लियाँ करने में लगे रहते हैं, तो दीन तो उसका इलाज खुद ही बता रहा है। डॉक्टर असलम साहब जो मेरे साथ मौजूद थे, अब मैंने एक्चुअली ओसीडी को कवर करने का मकसद ये था कि आप लोगों को इसकी आगाही दी जाए, क्योंकि आजकल ये सोसाइटी में, क्योंकि हर दूसरे घर में तकरीबन मैं देखता हूँ कि किसी ना किसी को ओसीडी का प्रॉब्लम होता है, और डिप्रेशन की वजह से भी होता है, जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, कोई जेनेटिकल इशू भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये डिप्रेशन की वजह से भी हो रहा है। डिप्रेशन में जब बंदा स्ट्रेस में जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्ट्रेस में बंदा जाता है, तो फिर वो भी इसकी शक्ल इख्तियार कर सकती है ओसीडी। तो खैर, इसका इलाज जो है वो आपको बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू भी करना चाहिए,
और अल्लाह ताला के भी आप करीब आएँ, और अगर इसकी कोई मेडिकेशन रिक्वायर्ड है तो बिल्कुल वो भी लीजिए। तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहब Thank you. बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। तो अली अजमल जी साइनिंग ऑफ। हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अजमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ से गुड बाय।